नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ वसंत भाग 2 से दादी माँ पाठ के प्रश्नोत्तर और साथ में सारांश। इसी चैनल पर आपको ये पाठ पूरी तरह से रिकॉर्ड हो चुका है जो आपको मिल जाएगा। आप अगर विस्तार से समझना चाहें तो वो भी उपलब्ध है। इस चैनल पर आपको दादी माँ पाठ पूरा अच्छी तरह से समझाया गया है, जिसमें इसके संदेश, सारांश, आशय, मुख्य बिंदु यानी जो भी ज़रूरी बातें दादी माँ पाठ के बारे में हैं उसको पूरे विस्तार से समझाया गया है। कोई भी ऐसा इसका अंश नहीं है जो छोड़ा गया है। वो वीडियो लगभग आधे घंटे का है, वो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम सिर्फ सारांश और डायरेक्ट प्रश्नोत्तर की ही चर्चा करेंगे। इस चैनल पर इस तरह की बहुत सी जानकारी मिलेगी। इस जानकारी का लाभ उठाने के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। मैं जो आपको इसमें वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, एक बात का विशेष ध्यान दें सभी बच्चे, क्योंकि मैं कोई नॉर्मल कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं खुद एक हिंदी शिक्षक हूँ। मेरा 12 वर्ष का जो हिंदी पढ़ाने का अनुभव है, सभी बच्चों से मैं खुद जुड़ा हूँ। इन सारे पाठों को मैं पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, उन सारी जो मेरा अनुभव है वो आपके साथ में इन पाठों के साथ बांट रहा हूँ। तो देखिए, कोई भी सामान्य कोई व्यक्ति अगर पाठ डालता है इसके अंदर तो किसी गाइड से पढ़ के भी बोल सकता है, लेकिन जब एक शिक्षक डालता है तो एक तरीके से वो आपको पढ़ा रहा होता है, तो उसके पढ़ाने का, समझाने का तरीका अलग होता है। शिक्षक को अनुभव होता है कि बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं, बच्चों को किस बात की ज़रूरत है, वो बच्चों के मन को समझता है। तो इसी बात का लाभ आप उठाइए। मैं आपके साथ अपना ज्ञान, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ इन पाठों के माध्यम से। इस चैनल पर ऐसे बहुत से वीडियो आपको मिलेंगे। एक बार आप ज़रूर सुनिए, देखिए। जब आप देखेंगे, सुनेंगे तो अपने आप आपको उसमें फ़र्क पता चलेगा। हर पाठ को समझाने का एकदम अनोखा, यूनिक तरीका आपको मिलेगा। इस पाठ में हम पहले सारांश की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। देखिए बच्चों, इस पाठ में जो लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं, उन्होंने अपनी दादी माँ की बात की है, दादी माँ के साथ में बिताए गए पलों की बात की है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ लोग ऐसे अवश्य होते हैं जिनकी छाप उनके दिमाग पर पड़ जाती है, जिससे वो बिछड़ना नहीं चाहते। यदि किसी वजह से वो बिछड़ जाते हैं तो वो उनको भूल नहीं पाते। ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे लोगों के, उनके मन में, जो उनके प्रिय होते हैं, उनके मन में एक ऐसी अमिट छाप पड़ जाती है जो वो भूलना भी चाहें तो कभी भी भुला नहीं पाते हैं। यदि कहीं भी उनसे जुड़ी हुई कोई बात उनको याद आ जाती है तो ये यादों की एक श्रृंखला, एक सीरीज शुरू हो जाती है। एक के बाद एक बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं। तो इस पाठ को पहले हम इसके सारांश को देखते हैं। लेखक को अपने किशन भैया का पत्र मिलता है, वो शहर में रहते हैं। अब दादी माँ की मृत्यु की खबर थी उसमें। जैसे ही लेखक ने ये पत्र पढ़ा तो दादी माँ के साथ उसके बिताए गए सभी पल लेखक को, यानी शिव प्रसाद सिंह को याद आते हैं। अब उनको याद आता है कि किस प्रकार जब मैं छोटा था, गांव की याद आती है कि गांव में मैं बारिश में खेलता था, गांव के बच्चे बारिश में खेलते थे, कई त्यौहार मनाए जाते थे, और बारिश का जो पानी है, जब उसमें सूरज की रोशनी पड़ती थी और उसमें जो घास है वो गल जाती थी, उसमें विचित्र प्रकार की एक गंध पैदा होती थी, स्मेल आती थी। वो गांव की मिट्टी की खुशबू की अनुभूति होती थी, वो उसे अच्छी लगती थी। वो कहता था कि चाहे अच्छा खाना मिले ना मिले, लेकिन जो बारिश का जो पानी है गांव के खड्डों में भर जाता है, उसमें जब हम नहा लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे किसी स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। इस तरह का उसको एहसास होता था। गाँव से जुड़ी सारी बातें लेखक को एक के बाद एक याद आने लगती। साथ ही याद आता है लेखक को कि दादी माँ किस प्रकार उसकी सहायता करती थी, उसका इलाज करती थी, जड़ी बूटियों की जानकारी थी, उसके इलाज के साथ साथ गांव भर के लोगों की देखभाल करती थी, यानी सबकी चहेती थी। इसके अलावा लेखक को याद आता है किशन भैया की शादी की घटना याद आती है कि किस प्रकार दादी माँ ने महिलाओं से लेखक को बचाया था बचपन में। देबू की जो माँ थी, उन्होंने जब चादर खींची थी तो लेखक की दादी ने बचा लिया था। बहुत सारी घटनाएं एक के बाद लेखक को याद आनी शुरू होती हैं। साथ ही साथ याद आता है दादी माँ का अपने कंगन को देना, जो उनके वंश की निशानी थी। किसके लिए देना?
क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। यानी दादी माँ का जो एक व्यक्तित्व है, एक चरित्र है, इस पाठ में निखर के आता है कि वो पूरी तरह से दूसरों के लिए ही जीती हैं। तो ये सारी जो मैंने सारांश आपको सुनाया ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। और अब हम बढ़ते हैं इस कहानी के प्रश्नोत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न है बच्चों, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो मैंने यहाँ पर विस्तार से एक एक बात लिख दी है। आप कुछ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा ये सभी बातें आप ज़रूर याद कर लें, जिससे कोई भी अंश छूटने ना पाए और आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने में आसानी हो सके। तो हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं इसका उत्तर। दादी माँ की याद के साथ लेखक को बचपन की निम्नलिखित बातें याद आ जाती हैं। कुंवार के दिन, बारिश के दिनों में गांव के माहौल और वर्षा का पानी से याद आता है। बरसाती घास याद आती है, पानी की विचित्र गंध याद आती है, झाग भरे जलाशय याद आती है जिसमें गांव के बच्चे कूदते थे, जंप लगाते थे। बीमार होने पर दादी का प्यार याद आता है। जड़ी बूटी आदि से दादी माँ द्वारा सबका जो इलाज किया जाता था वो याद आ जाता है। रामी की चाची पर दादी माँ जो बिगड़ती हैं वो बात याद आ जाती है, वो बाद में मदद करती हैं। किशन भैया की शादी और उसमें महिलाओं का अभिनय करना, एक्टिंग करना याद आ जाता है। लेखक का बीमार होना, दादी माँ का चुपके से चादर उड़ा देना, देवू की माँ के द्वारा चादर खींचना, दादी माँ द्वारा अपना कंगन किशन और पिताजी को देना, ये सभी बातें एक एक करके लेखक के मस्तिष्क में उभरने लगती हैं। अब आप देखिए बच्चों, सारे बिंदु इसमें आ गए। एक तरीके से पूरी कहानी का संक्षिप्त में जो एक सारांश है उसकी समरी आपके सामने आ जाती है। ये सभी बिंदु यदि इस उत्तर के रूप में आप याद कर लेते हैं तो एक तरह से प्रश्न 1 में जो उत्तर आप याद करें फिर सभी बिंदु आपके सामने आ गए, तो एक तरह से आप क्या करते हैं, पूरी कहानी की समरी आपके सामने आ जाती है, आपके दिमाग में बैठ जाती है। इससे फ़ायदा ये होगा, आप दादी माँ पाठ से जुड़े हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम बनेंगे। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में देखें क्या है। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। अब यहाँ पर स्थिति जोड़ लीजिए, यहाँ पर शायद लिखा नहीं है। तो आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी, आपकी पुस्तक में यही प्रश्न है। उत्तर है, दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने रिश्तेदारों के बहकावे में आकर चादर से अधिक पैर फैलाते हुए कर्ज लेकर दादाजी का श्राद्ध कर डाला। इस कर्ज को चुका पाने की क्षमता, कैपेसिटी उनमें नहीं थी। कर्ज चुकाने के लिए दादी माँ को अपना कंगन तक देना पड़ा। यही कारण है कि दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। ये तो इसका उत्तर हो गया। कुछ इसमें और बातें मैं जोड़ रहा हूँ। वो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो था हम पंछी उन्मुक्त गगन के, वो भी आप देख सकते हैं। मैंने ये बताया है बच्चों कि कुछ उत्तर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। आप लोग क्या करते हो, उसको रटते हो, उसको नोटबुक में लिख लेते हो, आपको लगता है बस यही उत्तर आखिरी है। बस ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। मेरा जो उद्देश्य है वो रटवाने पे नहीं, समझाने पर ज़्यादा है। आप अगर पाठ को समझ लेते हैं हर तरह से तो उत्तर आप अपने तरीके से लिखने में सक्षम बनते हैं। इससे आप अपने विद्यालय में टॉप 5 या टॉप 10 में आने में सक्षम बनेंगे। जो टॉपर्स होते हैं वो कई बार अपनी ख़ास बातें तैयारी करने की जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, वो शेयर नहीं करते। लेकिन अभी जैसा कि मेरे लिए तो सभी बच्चे बराबर हैं, तो मैं सभी बच्चों को वो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि सभी बच्चे इससे लाभ उठा सकें। और वो टिप्स क्या है, वो ये है कि जो बातें आप छोड़ देते हो, हमारे जो टॉपर्स बच्चे हैं उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। और वो क्या है, पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं, हर पाठ में जो छुपा हुआ अर्थ है, हिडन मीनिंग है, वो उस पर ध्यान देते हैं। कक्षा में जब भी कोई पढ़ाता है टीचर्स, तो आप उनके नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। वो जो बोल रहे होते हैं आप वो अपनी डायरी में लिखते जाते हैं और उसके बाद उनका नोट्स का इस्तेमाल करके
मुख्य बिंदुओं का प्रयोग करके आप अपना उत्तर बनाते हैं। सिर्फ वो नहीं लिखते कि किसी ने लिखवा दिया, डिक्टेट कर दिया और आपने उसको लिख लिया। इससे आपके मार्क्स जो हैं सिंपल आप मान के चलिए, अगर 72.5 से A1 शुरू हो रहा है तो आप 72.5 या 73 मार्क्स तो ले आएंगे मेहनत करके। लेकिन अगर आप सोचेंगे 75 76 लाएंगे या अपनी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स ले आएंगे, तो ये संभव नहीं हो पाता है। ये संभव तभी होगा जब आपका उत्तर आपके पूरे क्लास 7 के सभी बच्चों में सबसे अलग होगा, तभी आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। और ये तभी संभव होगा कि आप बिल्कुल अलग लिखें। और अलग लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप मुख्य बिंदुओं को समझें, जो मैं अभी पाठ में बता रहा हूँ। मेरे वीडियो पर जो मेरे चैनल पर वीडियोज़ मिलेंगे हर पार्ट के 7th में, और भी बहुत सारे वीडियो भी मैं डालने वाला हूं, तो उसमें जो बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है, मैं मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करता हूं। अपने विद्यालय में भी करता हूं और सभी बच्चों के लिए भी कर रहा हूं, जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि मेरा मकसद है अधिक से अधिक बच्चे से लाभ उठाएँ। तो आप जो इसको समझेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका उत्तर लिखने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। और अधिक समझना है बच्चों, तो इस चैनल पर ही दादी माँ का पूरा पाठ मैंने पढ़ा हुआ है, एक एक लाइन को, एक एक पंक्ति को, उसमें आए हुए कठिन शब्दों को मैंने समझाया है, विस्तार से चर्चा की है। आप उस वीडियो को ज़रूर सुनें, उससे आपकी समझ इस पाठ को लेके और अधिक विकसित होगी और इस पाठ को आप एक नए तरीके से, एक नए संदर्भों में समझने में सक्षम बनेंगे। और आप देखेंगे कि आपके उत्तर लिखने का तरीका सबसे यूनिक बनेगा, सबसे अलग बनेगा, जो बहुत कम बच्चे वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और तभी आप टॉपर बनेंगे, यानी टॉप 5 या टॉप 10 में आने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहूँगा इस उत्तर में, थोड़ी बहुत करेक्शन है वो कर लीजिए, टाइपिंग एरर हो जाता है कई बार। दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने रिश्तेदारों के बहकावे में आकर चादर से अधिक पैर फैलाते हुए, पैर के बाद में से लग गया है तो इसको काट दीजिए जब आप आंसर लिखेंगे, पैर फैलाते हुए कर्ज लेकर दादाजी का श्राद्ध कर डाला। इस कर्ज को चुका पाने की क्षमता उनमें नहीं थी। कर्ज चुकाने के लिए की जगह यहाँ पे किया गया बच्चों, इसको ठीक कर लेना। कर्ज चुकाने के लिए दादी माँ को अपना कंगन तक देना पड़ा। यही कारण है कि दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की यहाँ पर थी आ गया ना बच्चों, तो इसको भी की कर लेना है, आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अब यहाँ पर जो आपकी पुस्तक है, पुस्तक में एक वर्ड यूज़ है कि भाई कुछ रिश्तेदारों मुँह में राम बगल में छुरी की स्थिति वाले रिश्तेदारों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डामाडोल कर दिया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा वाक्य आता है, तो उसका अर्थ समझ लीजिए। मैंने देखा बहुत से वीडियोज़ में इसको अलग अलग इसके अर्थ समझाए गए हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है ये आप आज समझ लीजिए ताकि आप पाठ को अच्छे से समझ सकें। वो ये है, कई बार कुछ रिश्तेदार होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर देते हैं, और ऐसा लगता है कि वो आप ऊपर से देखने में लगता है कि बहुत आपके वेल विशर हैं, आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, जबकि वो मन में कुछ और सोच रहे होते हैं। इसी तरह से दादी माँ के घर में भी हुआ कि जो लेखक के पिताजी थे और लेखक के जो भाई थे किशन भैया, इन सबको रिश्तेदारों ने क्या कहा कि दादाजी की मृत्यु के बाद क्या कहा कि देखिए अब दादाजी की मृत्यु हो गई है और आप लोग जो है उनकी संतान हैं, और इसलिए आपको दादाजी की आत्मा की शांति के लिए उनका श्राद्ध बहुत धूमधाम से करना चाहिए, जिससे दादाजी की आत्मा को शांति मिले। यानी इस तरह से बहका दिया उनको और एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया। उनको भी लगा कि हाँ चलो ठीक है, तब उन्होंने कहा होगा, मैं इमेजिन करके बता रहा हूँ बच्चों, ये आप भी ऐसे समझ सकते हैं कि तो उनको लगा कि ठीक है आप ये सही बोल रहे हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। तो अनजाने में ऐसे लोगों के बहकावे में आ गए और जितना उनकी क्षमता थी उससे भी अधिक उन्होंने खर्च कर डाला। और खर्च करने के लिए क्या किया उन्होंने, उधार ले लिया, कर्जा ले लिया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो इस कहानी से हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि आप जो भी कार्य करें अपनी क्षमता के अनुसार करें। आपके पास में अगर कम पैसे हैं तो उसी के अनुसार ही कार्य करें। कर्ज लेकर के, लोन लेकर के कार्य करेंगे तो आपका भविष्य चौपट हो जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब हो जाएगी। ये सभी बिंदु मैंने 7-8 बिंदु हैं, ये मैंने जो आधा घंटा का वीडियो है मैंने उसमें अच्छी तरह से इस पर और पहले से ही चर्चा कर दी है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लें इस चैनल पर ढूंढ करके। अब हम प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3 भी बहुत विस्तार से मैंने समझाया है। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों?
दादी माँ का परोपकारी स्वभाव, यानी जो दूसरों की मदद करती थी, ये जो उनका नेचर है मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्हें, ये आपको लिखना है, मतलब उन्हें अपने घर की ही नहीं पूरे गांव की चिंता थी। ये उत्तर आप अपनी नोटबुक में ऐसे कैसे लिख सकते हैं। मैंने बार बार कहा है, यदि आप टॉप 5 या टॉप 10 में आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो आपको आधे घंटे वाला जो वीडियो है ज़रूर देखिए। वहाँ पर मैंने और भी विस्तार से चर्चा की है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप चाहते हैं कि चाहे लेखन कौशल हो, अनुच्छेद हो, विज्ञापन हो, चित्र वर्णन हो, या पढ़ने का बिल्कुल अलग तरीके बहुत मैंने बताए हैं। इसके अलावा लाइफ स्किल्स की बातें की हैं कि आप किस प्रकार अपने बिहेवियर को सुधारें, किस प्रकार आप मंच पर बोलें, किस प्रकार आप कक्षा में बोलें और अपनी अलग इमेज बनाएं। ये बहुत सारे बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है। इसके लिए आपको इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आपको भी लगता है कि ये चैनल आपके काम का है और आपकी सोच को बदलने में सक्षम है, आपको इससे कोई फ़ायदा हो सकता है, तो इस चैनल को शेयर कीजिए लोगों के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे आपका ही फ़ायदा है बच्चों के अंदर। यदि मैं अपना अनुभव आपके साथ बांट रहा हूँ तो इसमें मुझसे ज़्यादा फ़ायदा आपका है। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो ज्ञान है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच जाए। तो प्रश्न को हम पढ़ते हैं, तो उत्तर को, दादी माँ का परोपकारी स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्हें अपने घर की ही नहीं पूरे गांव की चिंता थी। वह निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करती थी। निस्वार्थ भाव का मतलब होता है बच्चों, बिना किसी लालच के, यानी कि सेल्फलेस। उन्हें कोई ये नहीं था कि अगर मैं इसकी मदद करूंगी तो मुझे ये फ़ायदा होगा, ये सब उनके मन में नहीं था। वह निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करती थी। पाठ में ऐसे कई प्रसंग हैं। प्रसंग का मतलब यहाँ पर समझ सकते बच्चों घटनाएं, लेकिन आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जिसको हम बोलते हैं एग्जाम्पल्स। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। पाठ में ऐसे कई प्रसंग हैं जिनमें उनके परोपकारी स्वभाव की झलक मिलती है। जैसे रामी की चाची का कर्ज माफ़ कर 10 रुपये और दे देना। उन्होंने रामी की चाची का जो पुराना कर्जा था, उधार था, माफ़ कर दिया और 10 रुपये उनको और दे दिया। इसके अलावा क्या है, अपने वंश की निशानी, ख़ानदान की निशानी जो कंगन थे दादाजी के, वो दे करके घर के लोगों की मदद की। यानी कि उन्होंने क्या सोचा कि मैं दुखी हूँ कोई बात नहीं, मेरे लोग हैं, मेरे अपने, वो दुखी नहीं होने चाहिए। यानी कि दूसरों के सुख में ही अपना सुख तलाशती थी दादी जी। गांव भर के बीमार लोगों के घर जाकर उनकी फ़िक्र करना। क्या करती थी, गांव भर के किसी भी घर में पहुंच जाती थी। अगर कोई बीमार होता था तो अपने अनुभव का लाभ उनको देती थी, यानी उनकी भी चिंता रहती थी। सही अर्थों में दादी माँ दूसरों के सुख में अपना सुख तलाशने वाली देवी थी। उनका व्यक्तित्व, यानी उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व वास्तव में नारियल के समान था। नारियल मतलब कोकोनट के समान था। बाहर से कठोर और भीतर से अत्यंत कोमल। बहुत अच्छा वाक्य है बच्चों। इस तरह के वाक्य ही जो होते हैं ना, वही आपको टॉपर बनाते हैं। आंसर तो कहीं भी आप यूट्यूब से देख लेते हो या कहीं से आपने गाइड से रट्टा मार लिया, लिख दिया, लेकिन जो वाक्य लिखने का तरीका है, जो आपकी शैली है, स्टाइल है लैंग्वेज की, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। आंसर शीट चेक करने वाले को मजबूर कर देती है। वो इतना आकर्षित हो जाते हैं आपके आंसर को पढ़ के, इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आपको अधिक से अधिक अंक दिए बिना नहीं रह पाते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिए। जैसे आखिरी लाइन मैंने लिखी है, उनका व्यक्तित्व, यानी दादी माँ का जो व्यक्तित्व है, वास्तव में नारियल के समान था। बाहर से कठोर और भीतर से अत्यंत कोमल। यानी बाहर से तो गुस्से वाली थी। आपने देखा दादी जो क्या कर रही थी, रामी की चाची को बहुत डांट रही थी, फिर उसके बाद में उनका पैसा भी माफ़ कर दिया और साथ में उन्होंने बाद में 10 रुपये और मदद कर दी। इसके अलावा आपने देखा सबको डांटती थी, उनके बिना कोई काम नहीं होता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर ले। लेकिन साथ साथ आपने देखा दादी माँ ने अपने घर में लोगों की मदद भी की। अपने ख़ानदान की जो निशानी थी अपने दादाजी की कंगन, वो भी दे दिए। यानी कि उनकी प्रिय वो वस्तु थी, लेकिन उनको लगा कि अगर ये मेरे पास वस्तु है, मेरे अपनों को अगर दुख है तो इस वस्तु का क्या फ़ायदा, तो उन्होंने उनको दे दी। और एक लाइन बोलती हैं दादी माँ वहाँ पे, ध्यान रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी कि पुराने लोग अपना आगा पीछा सब सोच लेते थे। इसका अर्थ क्या है कि जो पुराने लोग थे प्लानिंग करके चलते थे। आगे पीछा सोचने का मतलब है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब सोच लेते थे कि आने वाले भविष्य में हमें क्या समस्या हो सकती है। यानी वो सेविंग करते थे, बचत करते थे। गोल्ड या सिल्वर यानी सोने चांदी के रूप में वो पैसे बचा करके रखते थे कि कल को कोई मुसीबत आ गई, पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हम किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, कर्जा ना लेना पड़े, किसी के सामने भीख ना मांगनी पड़े। यानी किसी के सामने आप अगर
उधार मांगते हैं तो आप छोटे हो जाते हैं एक तरीके से, तो वो आपका मजाक भी उड़ा सकता है। तो पुराने लोग सब सोच लेते थे, तो वो सोना चांदी सब रखते थे घर में कि जब मुसीबत आएगी तो हम क्या करेंगे, इसको गिरवी रखे या बेच करके अपना काम चला लेंगे। तो इसीलिए दादी माँ ने यहाँ पर बोला कि पुराने लोग अपना आगा पीछा सब सोच लेते थे। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है और उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। कहीं पर समझ में ना आए तो बार बार देखिए वीडियो, आप देखिए, सुनिए, समझिए, आपका फ़ायदा होगा और आप अच्छे से अच्छे अंक ला पाएँ। बस यही मेरी शुभकामना है। इसके साथ ही मैं ये वीडियो आज का जो वीडियो समाप्त करता हूँ। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एक और पार्ट पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिंदी से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रक्त और हमारा शरीर पार्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।